from RPV Kishanganj, and we are going to start with the chemistry session today. And for starting it, I'll start my sharing of the slides. So today we are going to discuss on the topic of solution. And before discussion of the chapter, first I'll move to discuss the syllabus which we have. Because whenever जब भी हमारे पास टॉपिक शुरू किया जाता है तो बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास बेसिकली सिलेबस में क्या क्या है और उसकी वेटेज कितनी है। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए देखो आपकी स्क्रीन पे हमारे पास पूरे के पूरे 16 चैप्टर नोट डाउन हो रहे हैं, बट इस 16 चैप्टर में यू हैव टू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट 5 चैप्टर. फर्स्ट 5 चैप्टर which are carrying the weightage of 23 marks. और इस 23 मार्क्स की वेटेज में आप नोट करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं जिसमें से फर्स्ट 4 चैप्टर्स, द फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन सॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन chemical kinetics is there. These 4 chapters carrying the numericals also. But the fifth one, that is surface chemistry, does not have any numericals, but still it belongs to physical chemistry. And it total carries 23 marks weightage. और अगर आप 23 मार्क्स को 5 चैप्टर में डिवाइड करें तो एवरेज 5 मार्क्स का आ जाएगा. और 5 मार्क्स की एवरेज आने का मीनिंग हो गया कि हमारे पास जो है 2 मार्क्स अभी भी बच रहे हैं, तो इसका मतलब 2 चैप्टर आपके 4 मार्क्स के रहेंगे. लेकिन उसमें जनरली ये रहता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द पेपर सेटर कि वो कौन से चैप्टर को 4 मार्क्स का रखेगा और किसको 5 मार्क्स का रखेगा. तो इसी पे ऑन एन एवरेज 23 मार्क्स में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री विल बी देयर. एंड आफ्टर दैट जो हमारे नेक्स्ट पोर्शन है, दीज 4 चैप्टर विच बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल, पी ब्लॉक, डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन विल बी देयर. टोटल इज 19 मार्क्स. इसमें सबसे हैवी वेटेज हमारे पास पी ब्लॉक की है. और फिर हमारे पास पूरी की पूरी जो सेकंड बुक है दैट इज ऑफ 28 मार्क्स, जिसमें आपके पास प्योर ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर रहेंगे अमाइंस तक. और उसके बाद जो हमारे पास रहेंगे लास्ट के 3 चैप्टर विच बिलोंग्स टू बायोकेमिस्ट्री. सो दैट्स अबाउट जो हमारे पास सिलेबस है. और इसमें जो बेसिकली पेपर डिजाइन रहता है कि ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, किस चैप्टर में हमारे पास कितने क्वेश्चंस रहेंगे या किस तरह से, ये लेटर ऑन सीबीएसई डिस्कस करेगा. दैट वी विल टेक अप लेटर ऑन. अभी सिर्फ उन्होंने जो है हमारे पास सिलेबस मेंशन किया है, नॉट अबाउट द ब्लूप्रिंट. फर्स्ट आई विल कम टू द फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन. और उस फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में हमारे पास जो है जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, जो हमारे पास सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स इज देयर. ईच इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स. तो 5 मार्क्स की जो स्कीम रहती है, हमें पहले ये भी ध्यान रखना है कि हमें फोकस कहाँ करना है. तो हर चैप्टर के अंदर स्कीम है 5 मार्क्स. दैट मीन्स 3 + 2. 3 मार्क्स इज फॉर न्यूमेरिकल एंड 2 मार्क्स फॉर द थ्योरी पोर्शन. तो यानी अगर हम 4 चैप्टर की ध्यान से देखें तो चारों चैप्टर में 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा. 3 मार्क्स फ्रॉम ईच चैप्टर. तो दैट मीन्स 3 4s are 12. तो फर्स्ट 4 चैप्टर में से 3 4s are 12 मार्क्स. अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स इज डिजाइन फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन. तो हमारे पास हर चैप्टर में हमें ये फोकस करना है कि 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल किस तरह से रहेगा एंड 2 मार्क्स थ्योरी के कौन से रहेंगे. So after discussion of this general syllabus, we have to move to the main topic of our chapter. देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है ये लास्ट ईयर जो है 12th में से डिलीटेड था.
बट इस साल दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ है. सो आई विल नॉट बी कमिंग टू दिस चैप्टर फर्स्ट. आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सोल्यूशन. Solution is comparatively easier one as compared to the solid state also. And secondly, there are few terms which we have already studied in the previous class also. So we'll move to this chapter, that is solution. Let's begin with this chapter. और इस solution के अंदर सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन शुरू होता है कि solution word का meaning क्या है. Although you are studying this term since class 9th, but still this term is a very broad term which you have to understand a little bit more. Solution को generally अगर हम बच्चों से पूछते हैं तो they are just saying it is a mixture of solute and solvent. It is a mixture of two components and all that. But it is not just a mixture. Let's see over the definition first. If you focus upon the definition, you have solution is a homogeneous mixture. देखो हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, that is homogeneous mixture. Means you are going to form the mixture, but it should be in a homogenetic way. Homogenetic means एक single phase में मेरे पास mixture होना चाहिए of two or more non-reacting substances, और substances भी react करने वाले नहीं होने चाहिए. As an example, आपने sugar लिया, salt लिया, mix कर दिया, दोनों को mix करने का मतलब सिर्फ मिक्सचर है. इट इज नॉट अ सॉल्यूशन. जब तक वो होमोजेनेटिकली मिक्स नहीं होंगे तब तक वो सॉल्यूशन नहीं होगा. और सेकेंडली, द सब्सटेंसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग वन. दिस आल्सो यू मस्ट फोकस अपॉन. और फिर आगे हमारे पास डेफिनेशन में क्या लिखता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition may be altered within certain limits. यानी उसका कंपोजिशन, यानी उसको मैं प्रिपेयर करूं, आप प्रिपेयर करें या कोई और, उसका कंपोजिशन ऑल्टर भी हो सकता होना चाहिए. अगर ऑल्टर नहीं हो सकता, then I'll say कि हमारे पास जो है सॉल्यूशन नहीं है. तो हमारे पास कंपोजिशन भी ऑल्टर हो सकता होना चाहिए. क्लियर? सो then I'll move further कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होगा, उसके कंपोनेंट्स कितने होंगे. तो बेसिकली सॉल्यूशन में कई तरह के हमारे पास होते हैं. इफ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू कंपोनेंट, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. इफ इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट, इट इज टर्शरी. इफ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ फोर कंपोनेंट, इट इज क्वाटरनरी. बट मुझे फोकस सिर्फ इसी पे करना है, बिकॉज इन आवर सिलेबस ओनली बाइनरी सॉल्यूशन इज देयर. So we have to focus upon only the binary solution. Binary means which consists of only two components, and these components are first, which is solute. Solute means which is less in quantity, यानी quantity जिसकी less होती है, तो उसकी quantity हमारे पास solute की less रहेगी. Second is solvent, which is more in quantity, यानी जिसकी quantity ज्यादा है. तो दोनों में हमारे पास पॉइंट को ध्यान रखना है. एंड अगर हम इसे एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें, वी हैव अ शुगर सॉल्यूशन, और उस शुगर सॉल्यूशन में आपको पता है यू आर डिसॉल्विंग द शुगर इन वाटर. शुगर इज इन लेस क्वांटिटी, और लेस क्वांटिटी का मतलब हो गया इट इज गोइंग टू बी सॉल्यूट, एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट व्हिच इज इन लार्ज क्वांटिटी. तो जो लेस है सॉल्यूट, जो लार्ज है वो solvent. Clear? So that's about firstly the definition and the component of solution. Now we will move further. तो हमारे पास जो next part शुरू होता है वो हमारे पास है यही दो solute और solvent मिले, वो दोनों मिलकर के हमारे पास solution बना रहे हैं. और solution बनने के बाद next part है हमारे पास classification of solution. यानी मैं solution को classify कैसे करूं. I have so many solutions. मेरे पास salt in water भी है, copper sulfate in water भी है, मेरे पास जो है metals का mixture भी हो सकता है. उसको classify कैसे किया जाए? How to differentiate between the different type of solutions? तो उसे classify करने के लिए हमने क्या किया? We have first classification on the basis of physical state of solute and solvent. यानी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, यानी मेरा सोल्यूट लिक्विड है,
या सॉलिड है, उस बेसिस पे जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो इसको बोलते हो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इस बेसिस पे जब हम देखें तो हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, और उन 9 टाइप्स के सॉल्यूशन को जब हम अंडरस्टैंड करें वन बाय वन, तो देखो 9 को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड इज कॉल्ड गैस सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। देखो, सॉलिड सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन क्यों बोला? बिकॉज द सॉल्वेंट इज सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन को लिक्विड इज द सॉल्वेंट। गैस सॉल्यूशन में गैसीय सॉल्यूशन में गैस इज द सॉल्वेंट। ये 3 तरह के हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। आई टेक वन बाय वन। जब आपके पास पहला सॉल्यूशन है, जब आपने सॉलिड को सॉलिड से मिक्स किया, दैट इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो जब हम फर्स्ट सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉलिड मिक्स विद सॉलिड, तो हमारे पास उसमें एग्जांपल आता है दैट इज ऑफ एलॉयज। अब आप एलॉयज याद करें तो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल एंड नॉन मेटल। वंस अगेन, होमोजेनस मिक्सचर, और मेटल और नॉन मेटल या मेटल मेटल को मिक्स किया एलॉयज बने। अब इसमें भी ध्यान रखना, मेरे पास आयरन पाउडर है, कॉपर पाउडर है, दोनों को सिंपली मिक्स कर दो, इट इज नॉट कॉल्ड एलॉय। दोनों को होमोजेनेटिकली मिक्स करना है, यानी दोनों को हीट करेंगे, मोल्टन स्टेट में लाएंगे, देन मिक्स इट अप, तो मेरे पास एलॉय फॉर्मेशन होगी, उससे पहले नहीं होगा। एंड देन ओनली इट इज कॉल्ड टू बी अ सॉल्यूशन। सेकंड इज लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड होते हमारे पास लिक्विड लेसर क्वांटिटी में सोल्यूट है, एग्जांपल इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। और हाइड्रेटेड सॉल्ट का सबसे सिंपल एग्जांपल आता है लाइक कॉपर सल्फेट। आपको याद होगा उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। वाटर आर ट्रैप्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर सल्फेट, इट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल आप एमलगम्स का ले सकते हो, एमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम एटम। Amalgam means alloys. It is just a mixture of mercury and sodium atom. लेकिन मर्करी लिक्विड होता है, सोडियम के साथ मिक्स होता है, इसलिए हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस इन सॉलिड। वेरी सिंपल एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। ये एक बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आप लास्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। और पैलेडियम मेटल के साथ जब आप हाइड्रोजन यूज करते हो, act as a reducing agent, and it is also used in unsaturated hydrocarbons to saturated hydrocarbon में convert करने में यूज होता है, alkene to alkane। Clear? Next, liquid solutions। तो लिक्विड सॉल्यूशन में जैसे ही हम आगे चले तो हमारे पास आता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में बड़ा सिंपल एग्जांपल जो आपने पहले दिया था, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। दूसरा हमारे पास आता है लिक्विड इन लिक्विड। तो इसमें बड़ा सिंपल एग्जांपल है, आप लोगों ने लैब में भी देखा होगा और इवन डे टू डे लाइफ में भी देखते हो। इट इज इथेनॉल इन वाटर, अल्कोहल सिंपली डिसॉल्व्ड इन वाटर, मिक्सेस इट अप। और वंस अगेन याद रखना, यहाँ पर इथेनॉल पानी में मिक्स होते ही होमोजेनेटिक हो जाता है, होमोजेनसली मिक्स हो जाता है, एक ही फेज रहता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है। क्लियर? नेक्स्ट इज गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड में अगर आप ध्यान करो तो बड़ा सिंपल एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स मींस जो सॉफ्ट ड्रिंक हम यूज करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में आपको पता है देयर इज अ गैस व्हिच गेट डिसॉल्व्ड इन इट, एंड दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती है, एरेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं उसको, और ये गैस एंड लिक्विड वाला सॉल्यूशन है। क्लियर? सो इसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं, देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज गैसियस सॉल्यूशन। वंस अगेन गैसियस मींस द सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी अ गैस। उसमें हमारे पास सबसे पहला आता है सॉलिड इन गैस। और सॉलिड इन गैस मींस आयोडीन वेपर्स इन एयर। अगर आपने आयोडीन वेपर्स को देखा हो तो आयोडीन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे
एयर में रखो, उसके ऊपर गैस जार रख दो, तो इट स्टार्ट फॉर्मिंग द वेपर्स, वायलेट कलर वेपर स्टार्ट फॉर्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल वेपर्स, और वो एयर के साथ मिक्स होकर के वंस अगेन गैसियस सॉल्यूशन बना देंगे। नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस में वाटर वेपर्स इन एयर, ये हमें सबको जनरली पता है, दैट इज ह्यूमिडिटी इन एयर। तो ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर जो एयर में है वो गैसियस सॉल्यूशन बना देंगे। एंड द लास्ट वन इज गैस इन गैस। तो सिंपल आपके पास है, जो एयर होती है वो हमारे पास इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। तो उसमें कई गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उन सबको हम गैसेस सॉल्यूशंस में काउंट करते हैं। सो इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन which we have taken on the basis of phases. Next, second type of classification, अब देखो हमारे पास यहां पर वर्ड आया amount of solute. Classification on the basis of amount of solute dissolved in a solvent, यानी solvent में solute कितना dissolve। अब उस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। ये टर्म ऑलरेडी मैं पहले बताऊं, ये सारे जनरल टर्म्स है which you have already studied. I'll be just putting over here as a part of classification. तो हमारे पास इसमें आता है फर्स्ट टर्म विच इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको याद होगा अनसैचुरेटेड। सेकेंड इज सैचुरेटेड एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड। और इसे हम एक पिक्चर की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर दें। सपोज यू हैव अ लिक्विड, और उस लिक्विड में से वाटर इज देयर एंड यू डिसॉल्व sugar to it, salt to it, कुछ भी। If you can dissolve more solute to it, it is an unsaturated solution. यानी मैंने pinch of salt डिसॉल्व कर दिया, अभी और डिसॉल्व कर सकता हूं, इसका मतलब अभी भी वो unsaturated है। But when a condition comes or a stage comes when no more solute can be dissolved, where no more solute can be dissolved, यानी पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में था, जिसमें सल्यूट ने जाना था, then it is called saturated solution, तब उसे सैचुरेटेड बोलोगे। लेकिन अगर एक ऐसा सोल्यूशन आ गया जिसमें इतना सॉल्ट डिसॉल्व है कि मैक्सिमम डिसॉल्व भी हो गया और उसके बाद बाकी के पार्टिकल्स सेटल होकर के क्रिस्टल्स बना रहे हैं, यानी इतना डिसॉल्व हो चुका है कि पार्टिकल्स सेटल हो रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स, इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यानी जब एक एक्सेस अमाउंट में अगर आप डिसॉल्व कर देते हो, इट इज कॉल्ड टू बी अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये हुआ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, यानी सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है। तो सोल्यूट की जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उस बेसिस पे जब हम चले, तो ये भी टर्म आपने पढ़ रखे हैं, बट आई विल बी टेकिंग ओवर हियर। द फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड इज कंसंट्रेटेड। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो देखो, अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बहुत ही लेस है, देखो आप ध्यान से देखो, आई हैव शोन वन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ओवर हियर। तो इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नोट करोगे हमारे पास सॉल्वेंट तो बहुत ही ज्यादा है, और उस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट कम डाला और उसके ब्लू कलर से डिपिक्ट हो रहा है, वेरी फेड ब्लू कलर इज देयर। लेकिन जैसे ही आपने क्वांटिटी सॉल्वेंट की कम कर दी और उसमें सोल्यूट ज्यादा डाल दिया, यानी सॉल्वेंट कम सोल्यूट ज्यादा, इट बिकम्स अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेटेड वो हो गया जिसमें सोल्यूट बहुत ही हमारे पास ज्यादा है, सोल्यूट कंपैरेटिवली ज्यादा लिया विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, और आप देख सकते हो उसका कलर बहुत ही डार्क है, डार्क ब्लू इन कलर एज कंपेयर टू द लाइट ब्लू इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट। और इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आप पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट को भी नोट कर सकते हो कि हमारे पास जो है जो फर्स्ट केस है उसमें सोल्यूट ब्लू कलर के पार्टिकल बहुत ज्यादा है, सेकेंड वाले केस में ब्लू कलर के पार्टिकल
सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली लेस है। तो ये हमारे पास एक अनदर क्लासिफिकेशन हुआ, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। आपने इसको लैब्स में भी देखा होगा, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स आर टू बी केप्ट। नेक्स्ट, इसके बाद there are two key terms which are also to be we have to understand. The first one is aqueous solution. ये क्लासिफिकेशन के पार्ट में नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा अलग लिया। aqueous means water. When water is the solvent, it is called aqueous solution. लेकिन water के अलावा कोई भी solvent है, any non-polar solvent is there, like benzene is there, like kerosene oil is there, petrol is there, it is called to be a non-aqueous solution. जब आपके पास सिंपल वाटर होगा तो aqueous, और अगर वाटर के अलावा होगा it is called to be a non-aqueous solution. So that's about classification of solution. तो इस क्लासिफिकेशन को हमने अंडरस्टैंड किया। अब क्वेश्चन ये है, ये सारा एनालिसिस था हमारा क्वालिटेटिव, जो सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। क्वालिटेटिव मींस हम उसकी क्वालिटी बता रहे थे, बाहर से कैसा दिखता है सोल्यूशन मेरा। लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ा सा क्वांटिटेटिव वे की। क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी की, एग्जैक्ट मेजरमेंट की। तो उस एग्जैक्ट मेजरमेंट से पहले मैं राजीव सर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार पोल कर दीजिए। राजीव सर प्लीज। इस पोल में आप स्टूडेंट एक सबमिशन देंगे whether you have understood the topic or not, so that I'll also move further on the basis of which. Rajiv sir, Rajiv sir, am I be audible or not? Yes sir, yes sir. Okay, I'll move further. Okay, thank you sir. Rajiv sir is our co-panelist. Okay, welcome sir. Rajiv sir is our co-panelist. He is also conducting the polls with us. Next, and after this quantitative analysis, we are moving for the quantitative analysis. That is the concentration of solution. अब जब हम concentration पे move करते हैं, concentration का पहले तो meaning पता होना चाहिए। देखो अभी हम dilute और concentrated की बात करके आए, लेकिन concentration का meaning, it is the amount of solute dissolved in given quantity of solvent or solution. यानी given quantity of solvent या solution के अंदर कितना amount of solute dissolve है, कितना present है उसके अंदर। उसको मेजर करने के लिए concentration को हमारे पास various concentration terms हैं। And once again, these concentration term maximum you have already studied in class 11th also in the chapter 1, some basic concept of chemistry. I'll be just summarizing them so that कि मीन्स हमारे पास उससे रिलेटेड पोर्शन हमारे पास 12th क्लास में क्या रहेगा, ये भी हमने फोकस रखना है कि 12th में बेसिकली क्या रहेगा और क्या पूछा जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हुए, सो हमारे पास पहला कंसंट्रेशन टर्म, इट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मींस मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, परसेंटेज वर्ड में अपने आप इंडिकेट होता है, इट इज 100 विद रिस्पेक्ट टू 100। सो मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, so that is called mass percentage. लेकिन once again मुझे सॉल्व करना होगा, so there should be a simpler form, तो I'll go for the formula also. तो जब हम फॉर्मूला देखें तो it is the mass of solute into 100 divided by mass of solution. यानी mass of solute को mass of solution से डिवाइड करो into 100. That means simply you are calculating the percentage of solute. Clear? और एज एन एग्जाम्पल अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास बड़ा सिंपल आता है, 15% NaCl solution. If you have been given a 15% NaCl solution, which means 15 gram of NaCl present in 100 gram of solution. यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम्स मेरा सॉलिड सॉल्ट है, और वो सॉलिड सॉल्ट जो हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये हमारे पास मीनिंग है पर्टिकुलर परसेंटेज का। ये मीनिंग हमने साथ में समझ लिया, बिकॉज दिस इज द मीनिंग व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल आल्सो एज वेल एज द फॉर्मूला।
जो हम फॉर्मूले के साथ उसको यूज करें। क्लियर अप टू दिस? सो next concentration term, which is volume percentage. Volume percentage means volume of solute in 100 ml of solution. देखो पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट, वहां 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है। अदर वे राउंड आई विल से ये हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड के लिए यूज ज्यादा होता है। जब आपके पास लिक्विड में मिक्स होता है तो हम ये कंसंट्रेशन टर्म जनरली यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और एक ये जो इस तरह का टर्म है जो मैंने डिनोट किया है, जो पिछली स्लाइड में भी अगर आपने नोटिस किया हो, तो हमारे पास ये W/W परसेंटेज थी, और इस वाले में जब हम चले तो V/V परसेंटेज है। ये भी नोट करना, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे कहीं ना कहीं आपने देखा हुआ है। आई टेल यू कि जनरली जितनी मेडिसिन होती हैं, सिरप्स होते हैं, अगर आप उनके कंपोजिशन पे देखो इंग्रेडिएंट्स वाले पार्ट में, तो आप ये सिंबल जरूर मिल जाएगा आपको, V/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज, W/W परसेंटेज। सो ये बेसिकली इस परसेंटेज वाले पार्ट को डिनोट करता है, दैट इज द कंसंट्रेशन, कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंसंट्रेशन परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। सो आर वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंप्लीफाई करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपने मास वाले टर्म को सिंपली वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया। तो वॉल्यूम से जब आप रिप्लेस करते हो, इट इज नोन टू बी एज वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम सिंपल एग्जांपल ले, देखो मैंने फिर लिक्विड लिक्विड वाला एग्जांपल लिया जो आपने पहले भी देखा था, इथेनॉल इन वाटर। जो इथेनॉल इन वाटर का हमने 10% सोल्यूशन लिया, तो व्हाट डज इट मीन, 10 ml of ethanol dissolved in 100 ml of solution. देखो once again 10 ml in 100 ml solution, और solution का मतलब होता है solute plus solvent, इसीलिए आगे लिखा गया 90 ml of water। यानी आपका solution water में था, 90 ml water होगा, 10 ml ethanol होगा, टोटल मिलाकर के 100 ml हो रहा है। क्लियर? तो ये भी हमने नोट करना है कि 10% सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, कि 10 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन 90 ml ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास था वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट टर्म, द थर्ड परसेंटेज टर्म, विच इज मास बाय वन। ये जनरली सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर अब मास के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। Once again, the same way the formula is mass of solute multiplied by 100 divided by volume of solution. थोड़ा सा इन कंसंट्रेशन टर्म्स को अपने नोट करना है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और आप इजियर वे में आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। वीडियोस आपको बाद में भी अवेलेबल हो जाएंगी एस्पिरेशन वाले अकाउंट पे। और यहाँ पर जब हम इन फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर दे, तो मास ऑफ सोल्यूट with respect to volume of solution, this term is given। और हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल लिया 15% aqueous solution of KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड का 15% solution। It means 15 ग्राम of KCl dissolved in 100 ml of solution, यानी 15 ग्राम KCl 100 ml में dissolve है, 100 ml solution में, यानी overall volume is going to be 100 ml। So this is your third concentration term। इसके बाद जैसे ही आगे चलें तो हमारा फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म आता है, इट इज न्यू टर्म फॉर यू, दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन। और इस पार्ट्स पर मिलियन में हम अंडरस्टैंड करें, इट इज आल्सो रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म, दैट इज पीपीएम। अगर आपने नोटिस किया हो ये वर्ड कहीं पर, तो पीपीएम में अगर आपको बताऊं, तो जैसे लाइक पोल्यूशन लेवल को इंडिकेट किया जाता है, तो आपको शॉर्ट में बोल दिया जाता है दिस मच पीपीएम, 2 ppm, 5 ppm, 6 ppm। अगर आपने पोल्यूशन जो हमारे पास ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री के अंदर जो गाड़ियों का पोल्यूशन चेक होता है,
उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो पोल्यूटिंग गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उनके कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। तो जब आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ पीपीएम मेजर करते हो, अब पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम डिफाइन करें, इट इज पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी मिलियन पार्ट्स में मेरे उस कंपोनेंट के पार्ट कितने हैं, यानी मिलियन पार्ट्स टोटल सॉल्यूशन के हैं, उसमें मेरे पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने पार्ट हैं। जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसके पार्ट्स कितने हैं, दैट इज नोट टू बी एज पीपीएम कंसंट्रेशन। अदर वे राउंड कहूं तो जैसे लाइक अभी हमने मास परसेंटेज वाला लिया था टर्म, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो वो विद रिस्पेक्ट टू 100 था, या 100 की जगह मिलियन आ गया, जस्ट अ डिफरेंस दिस मच। इन शॉर्ट ये कहूं कि हमारे पास एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है, यानी मिलियन के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं सोल्यूशन की, तो मिलियन ग्राम एक तरह से हो गया, और उसके रिस्पेक्ट में सोल्यूट कितना है ये हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अगर हम इसे सिंपलर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इनटू 10⁶ दैट इंडिकेट्स 1 मिलियन। 1 मिलियन मींस 10 लाख divided by total number of parts of all the components of solution, यानी जितने कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर उन सबका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, उसके रेस्पेक्ट में पर्टिकुलर पार्ट का कंसंट्रेशन निकाल। As an example, you have been given 5.8 ppm of dissolved oxygen. ये वर्ड हमने सुना होगा कि जब हम बात करते हैं कभी भी एक्वेटिक स्पीशीज की, दे ऑलवेज कंज्यूम दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वो हमेशा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं जो वाटर में डिसॉल्व, वंस अगेन वाटर में डिसॉल्व है, और उसका कंसंट्रेशन 5.8 ppm एज एन एग्जांपल अगर दिया हुआ है इन सी वाटर, it means 5.8 gram of dissolved oxygen in 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। दोनों चीजें ग्राम में ले लिया हमने, यहां भी ग्राम ले लिया और सोल्यूशन वाले में भी ग्राम, पार्ट्स वर्ड को हमने ग्राम से रिप्लेस कर दिया। आप दोनों सेम यूनिट से रिप्लेस करते हैं, जनरली ग्राम यूज किया जाता है। तो 5.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड ppm concentration। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इसकी डेफिनेशन पे। इट्स अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे। और इस डेफिनेशन में देखो हमारे पास क्या लिखता है, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of a component to the total number of moles of all the component of solution, यानी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स उसकी रेशियो लेनी है जितने भी कंपोनेंट उस सॉल्यूशन के अंदर है, तो उसको आप बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। जब आप इस तरह से लेते हैं, इसके अंदर कई बार क्या होता है, इसको मैं चलो फॉर्मूले से पहले बताऊं। Mole fraction of component is number of moles of component divided by total number of moles of all the components। इसको और सिंपलर फॉर्मूले में अगर हम देखें तो मैंने एग्जांपल लिया बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी मींस वंस अगेन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। हियर वी हैव टू कंपोनेंट्स A एंड B, और उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है Na एंड Nb। Na is number of moles of A component, Nb is number of moles of B component। मैंने उसे मोल फ्रैक्शन लिया। अब मोल फ्रैक्शन के लिए एक स्पेशल सिंबल भी होता है, दैट इज कॉल्ड काई, CHI। ये काई जो है उसको प्रोनाउंस करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, और इसको जो डिनोट करते हैं इट्स अ लैटिन लेटर। तो काई जो डिनोट किया जाता है जस्ट सिमिलर टू एज एक्स बट इन अ इटैलिक्स में। और जब आप काई ए लिखते हो तो काई ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, क्योंकि आप काई ए लिख रहे हो, ए का मतलब हो गया कि मेरे पास सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन निकालना है। Na अपॉन, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना हुआ था तो हमने डिवाइड किया दोनों के नंबर ऑफ मोल्स के टोटल से, Na प्लस Nb।
Na divided by Na plus Nb. Same for chi b, Nb divided by Na plus Nb. और अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, आई विल गेट दिस रिलेशन, chi a plus chi b is equal to 1. यानी एक नया रिलेशन आ गया, दोनों को अगर ऐड कर दें, इन शॉर्ट दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन था, दोनों के मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 है, यानी दोनों के मोल फ्रैक्शन का टोटल आपके पास 1 है. chi a plus chi b टोटल इज 1. तो ये आपने अंडरस्टैंड किया बाइनरी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, chi a plus chi b टोटल इज 1. अब जो मैं बात कर रहा था, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. उस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करने के लिए देखो हमारे पास इसमें अगर हम समझें तो देखो कई बार क्या होता है, बच्चे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ना लिख करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं. इट्स अ रॉन्ग वर्ड. अगर आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखते हो तो वो गलत है. रीजन, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कभी नहीं निकलते. सॉल्यूशन के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकलते तो आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो क्या सॉल्यूशन का मोलर मास होता है? सॉल्यूशन डज नॉट हैव अ मोलर मास. सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर. मिक्सचर का मोलर मास नहीं होता. मोलर मास सिर्फ सिंगल कंपोनेंट का होता है. All right. So whenever definition comes, always write ratio of total number of moles of a component to total number of moles of all the components of solution. Be careful about this definition. और ये definition paper में कई बार आई हुई है mole fraction की. 1 mark question is there. Write down the definition और explain the following. उसके अंदर आपसे mole fraction का term पूछ लिया और आपको 1 mark की definition लिखनी है. एंड आई विल टेल यू, अगर आपने लिखा डिवाइडेड बाय और रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर कट 0 मिलेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन में थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा. वी डू नॉट हैव टू गो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूशन में दोनों ही कंपोनेंट तो होते हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट वे. बी केयरफुल अबाउट दिस टर्म आल्सो, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और आगे हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. So now we will move further to a very important concentration term, molarity. ये भी आप पिछले साल पढ़ चुके हैं. Molarity means number of moles of solute present in 1 liter of solution. यानी 1 liter solution के अंदर number of moles of solute कितने थे. और अगर हम simpler form में लिखें तो it is the formula number of moles of solute divided by volume of solution, but volume should be in liter. Be careful, लीटर में चाहिए मुझे वॉल्यूम. और जब हम लीटर में वॉल्यूम देखते हैं तो इसका मतलब, इसलिए मैं रिमाइंड करा रहा हूं, बिकॉज जनरली इन न्यूमेरिकल्स इट इज गिवन इन ml. ml मींस मिलीलीटर. तो जब आपको मिलीलीटर में दे दिया तो आपको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ लीटर ऑल्सो. और या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मिलीलीटर वाला भी, mass of solute into 1000 divided by molar mass of solute into volume of solution in ml. देखो हमने क्या किया, I have taken this term number of moles of solute. It is simply the ratio of mass of solute to the molar mass of solute. यानी mass upon molar mass. ये आप फॉर्मूला लास्ट ईयर पढ़ के आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स का. और अगर आपको वॉल्यूम दे दी ml में तो आपने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर. मैंने ब्रैकेट में ml सिर्फ ये लिखा कि इस यूनिट में आप पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. और अगर आपके पास सिंपली किसी की मोलैरिटी गिवन है तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो दैट विल टेक बाय डेफिनेशन लाइक 0.25 मोलर solution of NaOH means 0.25 mole of NaOH dissolved in 1 liter of solution. तो हमारे पास 0.25 मोल NaOH डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में. आप अदर वे राउंड ये भी कर सकते हैं कि 0.25 मोल NaOH के निकालोगे अगर आप, तो मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम पर मोल. तो 40 ग्राम का 1/4 मोल निकालोगे, इट विल बी जस्ट इक्वल टू 10 ग्राम. तो यानी 10 ग्राम NaOH
आपके पास डिसॉल्व है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। देखो ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसी को मोल में एक्सप्रेस किया मोल्स पर लीटर, तो मोलैरिटी में कंसंट्रेशन निकल के आ गया। सो दैट इज अनदर मोलैरिटी। The last concentration term, that is the seventh, molality. देखो molality is number of moles of solute present 1 kilogram of solvent. Present in 1 kilogram of solvent. आप देख सकते हो मैंने solvent को हाईलाइट किया है, because इससे पहले जितने 6 टर्म्स अगर आपने नोटिस किए होंगे, they were with respect to solution. और ये पहला कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें आप जो है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, पहला कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास सिंपलर फॉर्म में फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर आप मोलैरिटी से कंपेयर करें तो वहां वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, सोल्यूशन, यहां मास है और वो भी सॉल्वेंट का, और वो भी किलोग्राम में। और अगर आप इसे सिंपलर फॉर्म में ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो देखो हमारे पास हो जाता है फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। ये तो जस्ट लाइक प्रीवियस फॉर्मूले की तरह से आ गया कि मास अपॉन मोलर मास विच सिंपली इंडिकेट दिस नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर आपके पास, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्वेंट जो है ग्राम में दिया होता है, तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट इट कन्वर्टेड इन किलोग्राम, वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। और अगर सिंपलर वर्ड में देखें, यू हैव बीन गिवन 1 मोलल, देखो मोलैरिटी गिवन होता है तो मोलर वर्ड होता है र, और अगर आपके पास स्मॉल m लिखा है इट मींस मोलल, तो आपके पास मोलल वर्ड गिवन है यहाँ पर। तो 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl means 1 mole of KCl in 1 kilogram of water, यानी 1 mole KCl, other way around meaning 74.5 gram, that is the molar mass of KCl dissolved in 1 kilogram of water, यानी वाटर को हमने ऐसा मास ले लिया 1 किलोग्राम। So these are the 7 concentration terms which we have discussed so far. So 7 concentration term पढ़े, लेकिन जब तक हम इन 7 फंडामेंटल्स के ऊपर जब तक न्यूमेरिकल करके नहीं देखते तब तक टॉपिक क्लियर नहीं होता। सो थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी फोकस अपॉन करेंगे, और उससे भी बड़ी चीज पेपर में क्या आएगा कि जो हमने इन सब टर्म्स के ऊपर पढ़ा, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, व्हाट विल बी देयर इन द एग्जाम्स, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो उस बिगेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़े हम क्वेश्चंस के टाइप्स देखते हैं कि पेपर में क्या रहेगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज द एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पेपर में आ गया। 3 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर, 1 मार्क फॉर ईच। आपको सिंपली डेफिनेशन लिखनी है। इफ फॉर्मूला इज आस्क्ड यू कैन राइट द फॉर्मूला आल्सो, बट हियर इट इज जस्ट ओनली एक्सप्लेनेशन, यू जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन। मोलैरिटी की डेफिनेशन लिख दी, मोलैलिटी लिख दिया, ये आप पिछले साल से पढ़ते आ रहे हो और स्टिल इस साल भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास पेपर्स में आता है, एंड दिस क्वेश्चन comes several times, molality is preferred over molarity in handling solution in chemistry. केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में हम जनरली कोशिश करते हैं द कंसंट्रेशन टर्म शुड बी मोलैलिटी इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोनों के फॉर्मूलाज में डिफरेंसेस थे, दोनों के टर्म्स में डिफरेंस थे। मोलैलिटी इज मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आप नोटिस करोगे दोनों के न्यूमरेटर सेम थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट मोलैलिटी में विद रिस्पेक्ट टू पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट था, मोलैरिटी में पर लीटर ऑफ सोल्यूशन था। तो इसलिए हमारे पास जब हम आंसर लिखते हैं तो देखो हमारे पास आता है मोलैरिटी कंटेन्स वॉल्यूम टर्म इन द डिनोमिनेटर पार्ट, एंड यू मस्ट नो वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंजेस विद temperature, it is dependent on temperature,
इसका मतलब आज मेरा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है से 27 डिग्री सेल्सियस है. It will give different molarity as compared to the other day when the temperature is going to be 35 degree Celsius. तो टेम्परेचर डिफरेंट होते ही हमारे पास मोलैरिटी डिफरेंट हो जाती है. सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, द अनदर टर्म इज मोलैलिटी, और मोलैलिटी में होता है मास टर्म, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. क्लियर अप टू दिस? सो ये हमारे पास टर्म थे जो हमने अंडरस्टैंड किए, और मैं राजीव सर से फिर रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पोल बीच में और कंडक्ट करवा दीजिए. राजीव सर प्लीज. यस सर. आफ्टर दिस वी विल मूव फर्दर. तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जो इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म पे कैसे पूछे जाए. अब है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का. अब न्यूमेरिकल्स में तो हम आते ही सबसे पहला तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क, न्यूमेरिकल देखते ही माइंड में आता है कि सॉल्व कैसे होगा. बट बी रिलैक्स्ड, न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपलर टू यूज, और न्यूमेरिकल आप ऑलरेडी इनके प्रैक्टिस भी कर चुके हो इन टर्म्स के, और अभी भी हम जो डिस्कस करेंगे इट्स अ वेरी सिंपलर क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस. रीड वन बाय वन, line by line. We have mass of urea. Calculate the mass of urea. Urea is a poisonous substance. It is also used in the fertilizer. The formula is NH2CONH2. Molar mass is 60 gram per mole. It is given in the question. Required in making 2.5 kilogram of 0.25 molar aqueous solution. देखो एक एक वर्ड में कई इंडिकेशंस है. अगर आप नोटिस करोगे, यू हैव बीन गिवन मोलर मास 2.5 किलोग्राम. ये अगर आप लाइन पढ़ेंगे, इट इज गिवन फॉर सोल्यूशन. तो यानी मेरे पास 2.5 किलोग्राम जो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है, दैट इज फॉर सोल्यूशन. और मोलल दे दिया. मोलल मींस मोलैलिटी इज गिवन टू अस, और मोलैलिटी दे दिया मुझे मास. सल्यूट इज यूरिया, वो कैलकुलेट करना है. पहले हमने क्वेश्चन को एनालाइज कर दिया, कुछ कुछ गिवन कंपोनेंट्स पता लग गए, तो क्लियर दिख रहा है. द कंसंट्रेशन टर्म ओनली रिलेटेड ओवर हिज मोलैलिटी. सो आई विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. तो जैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा, इट इज वंस अगेन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. नाउ यू विल नोटिस मैंने ऊपर 1000 ले लिया, और 1000 ना लेने का रीजन क्या था कि मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया कि मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी किलोग्राम में गिवन है. क्लियर? तो हमने जब उसको लिया, इफ आई सब्स्टिट्यूट, देखो मास ऑफ सॉल्यूट को हमने सिंबलाइज कर दिया यूजिंग W2 जो मुझे कैलकुलेट करना है. मोलैलिटी 0.25 मोलल ऊपर ही लिखा हुआ था, उसी को हमने एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया. एज इट इज, जहां जोन सा टर्म है. इन द डिनोमिनेटर पार्ट इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो पूछा था. और मोलर मास क्वेश्चन में गिवन था हियर, इट इज 60 ग्राम पर मोल. मैंने उसे सब्स्टिट्यूट किया. और सॉल्वेंट का मास मैंने बताया था 2.5 किलोग्राम गिवन है क्वेश्चन. तो अगर आप नोटिस करेंगे, सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन थी. आई जस्ट हैव सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर विद यूनिट्स. और मैंने नोटिस किया कि ये किलोग्राम में है, तो मैंने ऊपर 1000 नहीं लगाया, न्यूमरेटर में 1000 नहीं लिया. If I'll calculate this W2, that is the mass of solute, it comes out to be 37 ग्राम. आपके पास 37 ग्राम आ गया. देखो, सो अगर आप साइड बाय साइड साथ में सॉल्व करें, यू विल फील कि हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही इजियर है. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट एज वी एक्सपेक्ट. और अगर आपको एक और चीज बताऊं, जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स थे, अगर हम उनके डायरेक्ट न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम्स में जो है इस साल नहीं आएंगे, क्योंकि टॉपिक आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर कर लिया. इस साल आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स विल बी देयर. ये हालांकि एक तरह से मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट आई हैव टेकन, लेकिन इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि इस टाइप का हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट से यूज किया जा सकता है फर्दर टॉपिक्स में. और हमारे पास इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, फॉर दिस
वन मोर क्वेश्चन इज देयर। और अगर आप इसमें ध्यान करें तो बड़ा इंटर कन्वर्जन है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना है। यू हैव बीन गिवन कैलकुलेट molarity of Ki if the density of 20% mass is to mass aqueous Ki is 1.2। देखो aqueous दिया which means water is the solvent, 20% दिया mass is to mass which means mass percentage is given to us, and 1.2 gram per ml means density is also given, molar mass is also written separately, और मोलर मास मुझे सेपरेटली दे दिया। क्लियर? और अब क्वेश्चन है मेरे को मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों निकालने हैं। फर्स्टली आई विल टेक द मीनिंग ऑफ दिस 20%, कि 20% का मीनिंग क्या है, ये हमारे पास 20% क्या इंडिकेट कर रहा है, और उस 20% को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसकी लाइन का मीनिंग लिखें। नाउ दिस 20% मीन्स 20 gram of Ki in 100 gram solution by definition of mass percentage, उसकी definition से ही आ गया 20 gram in 100 gram solution, और 100 gram solution में से अगर मैं 20 gram subtract कर देता हूं I'll get 80 gram of solvent, I'll get 80 gram of solvent निकल करके आ गया। पहले ही पता लग गया कि solvent मेरे पास 80 gram है। Now it will become easier to calculate this molality. Once again by formula of molality, mass of solute upon molar mass into 1000 upon mass of solvent। अब once again दोबारा फॉर्मूले में ग्राम आ चुका है, और ग्राम आती मैंने ऊपर 1000 लगा दिया, तो ये हमने अंडरस्टैंड करना कि कैसे आया हमारे पास। तो हमारे पास जैसे ही आपके पास आया, जहां जहां जो क्वांटिटी आई आई सब्स्टिट्यूट। देखो मास ऑफ सोल्यूट एज पर अजम्पशन, जो हमने परसेंटेज में अजम्पशन लिया था वो 20 ग्राम पुट किया, 1000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है विच इज 166 ग्राम पर मोल इनटू 80, मैंने किलोग्राम लिखा। रीजन कि जब आप 80 को 1000 से डिवाइड कर रहे हो, 80 ग्राम था वैसे, लेकिन 1000 से जब आप डिवाइड करोगे यूनिट विल बी किलोग्राम, and after calculation it comes out to be 1.5 मोलल। आपके पास निकल के आ गया। इस समय बेसिकली हम जो है क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। सो घर पे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई विल गिव द होम असाइनमेंट आल्सो एट द लास्ट ऑफ इट। सो आफ्टर विच नेक्स्ट अब क्वेश्चन खड़ा होता है मोलैरिटी, लेकिन मोलैरिटी में तो मुझे चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब जो हमारे पास है वो कैसे निकलेगा? तो हमने क्या किया, वी हैव बीन गिवन मास एंड डेंसिटी। मास आपने अज्यूम किया था और डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.2 ग्राम कर दिया, दैट इज द डेंसिटी, और डिवाइड कर दी आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 83.33 ml। और अब आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला, वापस क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट into 1000 upon volume of solution in ml। बिल्कुल उसी तरह से वापस आ गए, और जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं मास ऑफ सोल्यूट विच इज 20 ग्राम into 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 166 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 83.3 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी ऊपर कैलकुलेट किया, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड आंसर कम्स ओवर हियर which is 1.544। और अगर आप नोटिस करें तो मोलैरिटी और मोलैलिटी देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन आपको ये डिफरेंस नोटिस करना है, और पेपर में जब भी सॉल्व करेंगे तो हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं करना, वी हैव टू गो फॉर एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने हाउ द न्यूमेरिकल विल कम इन द एग्जाम्स आल्सो। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में न्यूमेरिकल एग्जाम में रहेगा, और लेटर ऑन इसी चैप्टर में एक टॉपिक रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें बिना मोलैरिटी और मोलैलिटी के तो काम ही नहीं होता, तो वो हमने यूज करना ही करना है।
बिफोर इट कैन नॉट बी पॉसिबल, तो वो हम करेंगे। So that's about different concentration term which we have discussed so far, and after discussion of concentration term we will move further. अब हमारे पास चैप्टर के थ्योरेटिकल टर्म शुरू हो जाते हैं, और बड़ा ही सिंपल टर्म जो हमारे पास नेक्स्ट शुरू होता है, विच इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो हमारे पास शुरू में हमने फेजेस के बेसिस पे 9 टाइप्स के सोल्यूशन दिए, और उस 9 में से हमें सिर्फ फोकस करने हैं लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड जो हम यहां पर शुरू कर रहे हैं, उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, इन्हीं के ऊपर हम फोकस करेंगे सिर्फ पूरे चैप्टर के अंदर। बाकी 6 सॉल्यूशंस के ऊपर हमारे पास चैप्टर में फोकस नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू फोकस अपॉन दिस वन 3 सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। पहला टर्म आया, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आया, सॉल्युबिलिटी। अगर आप नोटिस करें तो सॉल्युबिलिटी वर्ड बड़ा लगता है जैसे मीन्स जाना पहचाना सा है, बट जब हम डिफाइन पूछते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफाइन इट ऑल्सो। मैं उसको डिफाइन करने के लिए देखूं तो हमारे पास डिफाइन आती है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जनरली 100 ग्राम ही हम लेते हैं, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में मेरा सॉल्यूट मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हुआ टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी मुझे सैचुरेशन की स्टेज, मैक्सिमम अमाउंट तभी डिसॉल्व होगा जब सैचुरेशन की स्टेज पे जाओगे आप। उस टाइम तक जितना डिसॉल्व हुआ, और once again the term is at a given temperature, because you must know with increase in temperature solubility changes, तो हमें at a given temperature लेना है, तो उसकी solubility डिफाइन। अब क्वेश्चन ये है, इसका मतलब हो गया कि मेरे पास NaCl है, तो 100 ml वाटर में से मैं उसका एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 36 ग्राम कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml, 36 ग्राम। लेकिन अगर मैं यही डेटा चेक करूंगा विद पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम क्लोराइड, इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। और 36 ग्राम पर 100 ml का डेटा का मीनिंग है कि 100 ml मेरे पास सोल्यूशन है, अगर उसके अंदर 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम एट रूम टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर भाई, उस पे, उसके अलावा नहीं। और इसी चीज को अगर हम फर्दर लेकर के चले तो हमारे पास अब क्वेश्चन शुरू होता है, क्या कोई फैक्टर होगा which is going to affect the solubility of solid solute in liquid। यानी इसको फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है सॉलिड इन लिक्विड को जो डिसॉल्व हो रहा है? क्या मैं किसी तरीके से सॉलिबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं? यस यू कैन। हाउ? लेट्स सी द वेरी फर्स्ट टर्म। देखो हमारे पास पहला टर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी सल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, दोनों आपस में कैसे। एज एन एग्जांपल, NaCl कैन डिसॉल्व इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हो, कॉमन सॉल्ट, घर पे लो, पानी में डिसॉल्व करो, इजीली डिसॉल्व हो जाता है। बट अगर आप बेंजीन में, केरोसिन ऑयल में डिसॉल्व करना चाहो तो डिसॉल्व नहीं होता, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड एट ऑल। रीजन? अब रीजन क्या रहेगा, इसको समझने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। आपने फ्रेज ये वाली जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी होगी, विच इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यानी सेम नेचर वाले सब्सटेंस सेम नेचर वालों में ही डिसॉल्व होते हैं। इसको हम अदर वे अराउंड यूं भी याद रख सकते हैं, एज अ न्यू स्टूडेंट अगर आप क्लास में एंटर करते हो, 1-2 दिन आप आगे पीछे बैठोगे, देन यू विल लुक फॉर द स्टूडेंट हु मैचेस विद योर नेचर। आपके नेचर के साथ कौन मैच करता है? जिसका नेचर आपके नेचर के साथ मैच करेगा, आप उसी के साथ जाकर के बैठोगे, आप इधर उधर कहीं नहीं जाओगे। सो दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बिल्कुल सेम एनालॉजी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा सेम नेचर वाला सब्सटेंस सेम नेचर वालों में डिसॉल्व होगा। NaCl is ionic, which means it is polar. Water is also polar. Water भी polar है, NaCl भी polar है,
polar substance will dissolve in polar but not in organic, क्योंकि organic solvent non polar होते हैं. NaCl is polar, water is polar, इसलिए dissolve हो गया. लेकिन NaCl polar हो, organic solvent benzene non polar हो, dissolve भी नहीं होगा. So इसलिए हमने ध्यान रखना है like dissolves like. But like dissolves like is just a phrase, not the reason. The reason आपका कुछ और है. Polar substance dissolve in polar, non-polar dissolve in non-polar. Reason वो है. Like dissolves like, ये reason नहीं है. पेपर में इस पे क्वेश्चन आ चुका है. Be remember. इसमें अगर आपको याद कराऊं, 3-4 years back this question was there. Haloalkanes dissolve in organic solvent. Why? Haloalkanes dissolve in organic solvent, and you must remember haloalkane is an organic substance and dissolve in organic solvent. क्यों dissolve हुआ? इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दे दिया गया. रीजन देयर नेचर इज गोइंग टू बी सेम, दोनों का नेचर सेम था. और अब क्वेश्चन ये है, NaCl को पानी में आपने डिसॉल्व किया, NaCl गया कहां? डिसॉल्व होकर के. देन यू मस्ट नो NaCl splits up into ions, Na plus and Cl minus. देखो Na plus में ब्रेक हो गया और Cl minus में, और मैंने बताया वाटर इज अ पोलर. इसमें अगर आप ध्यान से देखें वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, तो एक मॉलिक्यूल को अगर मैं हाईलाइट करूं तो इसमें रेड कलर की बॉल आपको ऑक्सीजन डिनोट कर रही है, और आपकी जो ब्लू कलर की बॉल्स हैं दे आर डिनोटिंग द हाइड्रोजन एटम्स. यू मस्ट नो OH बॉन्ड इज पोलर. तो जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव. सो जो क्लोराइड है अगर आप नोटिस करोगे तो ब्लू बॉल, दैट मींस पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस क्लोराइड आयन. और देखो पूरी की पूरी लेयर बना ली, यानी क्लोराइड के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड आउट कर दिया, एक लेयर बना दी, सॉल्वेट कर दिया. वाटर के कॉन्टेक्स्ट में हम हाइड्रेट भी बोलते हैं, उसको पूरा सॉल्वेट कर दिया, हाइड्रेट कर दिया, सो दैट इट विल डिसॉल्व इजीली इन वाटर. सेम फॉर द पॉजिटिव आयन. अगर आप नोटिस करेंगे Na प्लस पॉजिटिव था, तो उसकी तरफ अगर आप नोटिस करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है जिसकी तरफ से वाटर अट्रैक्ट कर रहा है. And there are strong electrostatic force of attraction occurs in between ions and dipole of water या polar molecule. तो पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ने उसको इजीली डिसॉल्व करवा दिया. So that makes them soluble in water. Next factor, the temperature of solution. Temperature से भी solubility affect होती है. अब टेम्परेचर से कैसे होगी उसको हम अंडरस्टैंड करें, तो उसके लिए हमारे पास देखो आयनिक सॉलिड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स. द फर्स्ट, whose solubility increases with temperature. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उनकी solubility इंक्रीज करेगी, because their dissolution process is endothermic. और endothermic का मतलब heat is getting consumed in the dissolution. और अगर आप ली चैटलियर प्रिंसिपल से ध्यान करो तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से with increase in temperature, ली चैटलियर प्रिंसिपल says it will favor the forward reaction of endothermic process. endothermic को forward favor करता है, reason heat is getting consumed in the forward process. So by ली चैटलियर प्रिंसिपल, those solid whose solubility increases means their dissolution process is endothermic. As an example, NaCl, KCl are there, but there are second type of solid are also there, whose solubility decreases with increase in temperature. As an example, Na2CO3 dot H2O, sodium carbonate monohydrate, because their dissolution process is exothermic. इसमें उल्टा हो रहा है, heat evolve हो रही है. Once again, by Lee-Chatler principle, equilibrium shifted backward. Equilibrium shifted backward. इसमें backward shift होगा, इसमें forward shift हो रहा था. तो हमारे पास backward होते ही solubility decrease हो. Correct?
लेकिन तीसरे टाइप का सॉलिड भी है whose solubility does not increase or decrease with increase in temperature as they changes from one hydrated form to another. यानी एक हाइड्रेटेड फॉर्म है और वो दूसरी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास उसकी सॉलिबिलिटी चेंज नहीं होती। उसमें एज एन एग्जांपल अगर हम नोटिस करें तो वी हैव कैल्शियम क्लोराइड .6H2O। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड .4H2O और फर्दर हीट करोगे यू विल गेट कैल्शियम क्लोराइड .2H2O। यानी आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो बट उसकी सॉलिबिलिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि वो अपने आप को एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट करता है। सो 3 different type of solid behaves differently with increase in temperature। तो तीनों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। सो दैट्स अबाउट solubility of solid in liquid। यानी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करने वाला हो तो उसके अंदर मुझे देखना है 2 फैक्टर्स है, वन टेम्परेचर एंड सेकंड इज द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो उसकी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू दैट वी हैव टू लुक अपॉन द सॉलिबिलिटी। क्लियर? इसको आप अदर वे अराउंड यू भी देख सकते हो। आपने NaCl को समर सीजन में डिसॉल्व करोगे तो लार्जर क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है 100 ml वाटर, बट अगर आप विंटर सीजन में देखोगे इट विल डिसॉल्व टू अ लेसर एक्सटेंट। सो दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच वी हैव टेकन फर्स्ट पार्ट एंड नाउ वी विल मूव टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब गैस एंड लिक्विड की बात करेंगे तो हमारे पास गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी वही है हमारे पास, मीनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी गैस, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट को हमने इंट्रोड्यूस किया विद वॉल्यूम क्योंकि गैस को वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी, सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट कैन डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम गैस कितनी डिसॉल्व होगी एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, लेकिन लिक्विड की भी हमने यूनिट वॉल्यूम दी क्योंकि गैसेस बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है, देयर सॉल्युबिलिटी इज वेरी हाई। तो इसको हम एज एन एग्जांपल लेंगे, जैसे लाइक अगर आपने नोटिस किया होगा जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है इट डिसॉल्व्स इन वाटर, पीछे भी मैंने लिया था। नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व टू अ वेरी लेसर एक्सटेंट इन वाटर, अमोनिया गैस कैन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये जो गैसेस है वो डिसॉल्व होती हैं, बट मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो रही है दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अब इस सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, बिल्कुल सेम एज प्रीवियस टॉपिक। तो फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, तो उसमें पहला फैक्टर आता है वंस अगेन नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, जस्ट सेम एज द प्रीवियस वन कि दोनों का नेचर कैसा है। वंस अगेन वही फ्रेज याद कीजिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो उस फ्रेज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, those gases which have strong attractive forces with the solvent they will dissolve to a greater extent, and which do not have attractive forces dissolve to a lesser extent. As an example, अगर आप नोटिस करो तो we have gases like carbon dioxide and ammonia dissolve easily in water, but gases like hydrogen and oxygen dissolve to lesser extent in water। वो डिसॉल्व बहुत कम होते हैं, उतना डिसॉल्व नहीं होते। तो ये दोनों में डिफरेंस है हमारे पास कि कौन ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अमोनिया के साथ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उनकी रिएक्शन नहीं है वाटर के साथ, इसलिए डिसोल्यूशन कम है। सेकेंड फैक्टर once again same as previous topic, that is temperature। temperature, solubility of gases decreases with increase in temperature। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिसोल्यूशन बेसिकली गैसेस का कम हो जाएगा। रीजन दैट डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। वंस अगेन बाय ली-चाटले प्रिंसिपल, by Lee-Chatelain principle their dissolution process is exothermic, so it will be favored backward, वो डिसॉल्व नहीं होंगे, so temperature is not going to favor the process। ठीक है, एज एन एग्जांपल इसके लिए एक बेसिकली क्वेश्चन भी होता है कि जितने एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं they are more comfortable in cold water, they are more comfortable in cold water। reason, cold water में ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है,
टेम्परेचर लेस होगा, सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, इजिली सर्वाइव करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आ जाता है। एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर as compared to warm water. So that's your second factor which affect the solubility of gas in liquid. Next is third factor, एक नया आ गया, देखो प्रेशर। प्रेशर सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट नहीं करता क्योंकि सॉलिड लिक्विड में प्रेशर का रोल नहीं होता, बट गैस इन लिक्विड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो एक लॉ लिखा दैट इज हेनरीज लॉ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, पेपर में भी आता है हमारे पास। अब आप नोटिस करेंगे कि प्रेशर अगर आपने इंक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज करते ही मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट लिक्विड के साथ बढ़ जाएगा, दे विल डिसॉल्व टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, वो उतना ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होंगे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है, ये जनरल टर्म्स था। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स, नेचर ऑफ गैस इन सॉल्वेंट, temperature, and third is the pressure, which affect the solubility of gas in liquid. लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज हेनरीज लॉ, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे साल उसका क्वेश्चन रहता है पेपर के, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पेपर में देखो न्यूमेरिकल भी हो सकता है इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल आई विल डिस्कस लेटर ऑन, बट बिफोर दैट स्टेटमेंट क्या है हेनरीज लॉ का, वो हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। और अगर मैं हेनरीज लॉ पे चलूं तो हेनरीज लॉ का वेरी सिंपल स्टेटमेंट जो हमारे पास आता है, इट इज अ मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। यानी हमारे पास सिंपली कहें तो जो मास ऑफ गैस जितना भी डिसॉल्व हो रहा है किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, कितना डिसॉल्व होगा वो सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मेरी गैस का प्रेशर कितना है उस लिक्विड के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, यहां पर इक्विलिब्रियम वर्ड दिया, द कंटेनर मस्ट बी अ क्लोज वन, वरना वो गैस के साथ प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा, तो कंटेनर मस्ट बी अ क्लोज वन। और मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ गया, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिलेशन आ गया m directly proportional to p, m directly proportional to p means m equal to kp, k is the constant। और अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास एक कंटेनर की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने इस सेकंड फिगर में जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, द मॉलिक्यूल्स comes in contact with the liquid to greater extent, उतना ही ज्यादा आए, जितना ज्यादा आए उतना solubility increase करेगी, उतना ज्यादा होगी, तो solubility gets increases। So pressure increases, solubility increases, but pressure decrease किया अगर आपने ऊपर ले गए, पिस्टन को ऊपर ले गए, तो आपकी solubility कम हो जाएगी। हालांकि हेनरीज लॉ को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक दूसरा स्टेटमेंट भी लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो सॉल्युबिलिटी को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। देखो प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में फर्क होता है। प्रेशर जब इस लिक्विड के ऊपर जस्ट ओनली वन गैस इज प्रेजेंट, लेकिन पार्शियल प्रेशर व्हेनेवर मिक्सचर ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट, मान लो एक से ज्यादा दो गैसेस प्रेजेंट है, तब उस केस में हमें उनका पार्शियल प्रेशर लेना है इंस्टेड ऑफ प्रेशर, और अगर एक है तो प्रेशर लेंगे वर्ड। और यहां पर हमने ऊपर जो टर्म दिया था दैट इज मास ऑफ गैस, लेकिन उसको यहां पर रिप्लेस कर दिया यूजिंग द सॉल्युबिलिटी। So Henry's law can be given in any of these two terms। और इस सॉल्युबिलिटी को और सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ऊपर देखो अभी तक हमने लिया था एक गैस कि लिक्विड के ऊपर एक गैस है, लेकिन अगर लिक्विड के ऊपर एक से ज्यादा गैस हुई, सॉल्यूशन बन गया ऊपर, तो हमारे पास हेनरीज लॉ को एक और स्टेटमेंट देते हैं, है वही लेकिन उसको सिर्फ एक्सप्रेस दूसरे कॉन्टेक्स्ट में किया, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to mole fraction of gas। देखो यहां पर मोल फ्रैक्शन एज अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी ले लिया, तो यानी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ही लिया है।
लेकिन सॉल्युबिलिटी वर्ड को सिंपली मैंने रिप्लेस कर दिया, ये हेनरी ने रिप्लेस किया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के साथ। और अगर मैं उसे फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं तो P इज डायरेक्टली इक्वल टू काई। हियर वंस अगेन P पार्शियल प्रेशर, काई इज सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मोल फ्रैक्शन। एंड वंस अगेन अब आप कहोगे कि पहले तो m कह रहे थे, अब काई क्यों लाए? तो मैंने आपको बताया कि जो आपका जो गैसियस प्रेजेंट थी अबव द लिक्विड, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा गैसेस हैं, दो गैसेस हैं, तो हमारे पास उस केस में सॉल्यूशन का कंपोजिशन देखा जाता है, वो काई के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। तो P is directly proportional to chi, or P is equal to KH chi. KH is the Henry's constant and it's a very important expression. उसको एक ग्राफ की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, आप उस ग्राफ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो मैथमेटिकली इफ आई प्लॉट दिस P on the y-axis, here we have taken the partial pressure of HCl gas, and on x-axis I have taken the mole fraction of HCl gas in cyclohexane. अगर आपने प्लॉट किया तो अगर आप नोटिस करोगे इट इज सिंपली इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन में हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। सो दैट्स अ ग्राफ व्हिच इज फॉर हेनरीज लॉ, एंड हेनरीज लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी रिमेंबर। और उसके एप्लीकेशन एक फर्दर पार्ट में हमारे पास है, वो हमने और नोटिस करने हैं। इसके एप्लीकेशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के हेनरीज लॉ समझ में ही नहीं आता कि बेसिकली क्या बात कर रहा है। तो उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए एप्लीकेशन वाले पार्ट पे चलते हैं, एंड एप्लीकेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। और पहला हमारे पास बड़ा सिंपल है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। इन शॉर्ट, अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक देखे होंगे, पहले तो आपने देखा होगा जब भी उसको बेसिकली हम पोर ऑन करते हैं, तो पोर ऑन करते ही आपने बबल्स देखे होंगे, which are the bubbles of carbon dioxide gas, कि जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आती है। और हमेशा उसको सील किया जाता है एट अ वेरी हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी हाई रहे। आपने नोटिस किया होगा समहाउ अगर उसका कैप ओपन अप हो जाए तो उसकी गैस लीक कर जाती है, बिकॉज इट एस्केप्स आउट, द गैस विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ही मैंने कैप हटाया, द गैस मॉलिक्यूल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, उसमें से बाहर निकलने शुरू हो, जो मॉलिक्यूल्स उसमें डिसॉल्व थे, वाटर के अंदर डिसॉल्व थे, लिक्विड के अंदर, उससे बाहर निकलने शुरू हो। तो जैसे ही आपने प्रेशर डिक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और जब उसमें सील किया था हाई प्रेशर पे, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल रिमेन, और उसी की वजह से हमारे पास कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, एंड विच गिव्स यू द टेंगी टेस्ट इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में जो टेंगी टेस्ट आता है, जिसकी वजह से आप पसंद करते हो, वो इसी वजह से करते हो कि हमारे पास उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। अगर आप उसे टेंगी टेस्ट ना हो, आप थोड़ी देर के लिए कैप ओपन अप करके रख दो, गैस एस्केप्स आउट, अब आप पी करके देखो, यू विल नॉट फील द सेम टेस्ट एंड यू विल डिस्कार्ड इट ऑफ एज इट इज। आप कहोगे इसे हटाओ यहां से। रीजन, वी रिक्वायर दैट टेंगी टेस्ट। और सॉल्युबिलिटी अदर वे राउंड है वही, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने हाई प्रेशर पे उसको सील किया। सेकेंड एप्लीकेशन देखो, आपने इन स्कूबा डाइवर्स को देखा होगा। स्कूबा डाइवर्स का मतलब जो बहुत ही हाई लेवल पे डीप सी डाइविंग करते हैं, और डीप सी डाइवर्स जो होते हैं बेसिकली, उन डीप सी डाइवर्स को यूज करना होता है ऑक्सीजन सिलेंडर जो उनकी बैक पर होता है। और आप अगर ध्यान दो तो ऑक्सीजन सिलेंडर का मतलब उसमें ऑक्सीजन गैस खाली नहीं होता, इट कंटेन्स एयर। Other way around, I'll say it is a mixture of nitrogen and oxygen gas. But हुआ क्या, जब स्कूबा डाइवर डाइव करता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, नीचे जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता है। बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व टू ग्रेटर एक्सटेंट इन ब्लड, उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप ब्रीदिंग करेंगे तो ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगा, नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगा। बट तब तक तो प्रॉब्लम नहीं आई। But when the diver comes out, oxygen will be utilized in the metabolism.
मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। बट जो नाइट्रोजन गैस है इट विल फॉर्म बबल्स, इट विल फॉर्म बबल्स, उसने बबल्स बना दिए उनकी ब्लड वेसल्स में, and this bubbles basically causes the painful effect and the disease is known as bends, it is known as bends or compressions। तो इस बेंड्स को और कंप्रेशंस को कम करने के लिए बेसिकली हम जो है जनरली क्या करते हैं कि हम उसमें डाइल्यूट कर देते हैं कि नाइट्रोजन गैस पूरी नहीं यूज करनी। आपको पता होना चाहिए नॉर्मली जो हमारे पास एयर में होती है वो 78% होती है। नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन जो है हमारे पास उसको रिड्यूस कर दिया जाता है बाय डाइल्यूटिंग विद हीलियम गैस, बाय डाइल्यूटिंग विद हीलियम, क्योंकि हीलियम इनर्ट है, वो मेरे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगा और अप्रोक्सीमेटली 11.2% इज डिसॉल्व इन द ऑक्सीजन सिलेंडर, वो कम कर दी जाती है नाइट्रोजन को, so that when the diver came out, जब डाइवर बाहर आए तो वो नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व ना रहे, वो इजीली एस्केप कर जाए और हमारे जो पेनफुल इफेक्ट है बेंड्स के वो ना आए। क्लियर अप टू दिस? सो दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन। और मैं पहले ही बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, explain Henry's law with its applications, write its 2 application, write its 3 application. There are basically 3 applications which we have to discuss. So now come to the next application, the third and the last one. You must have been noticed whenever we reach to the mountains, atmospheric pressure decreases. Atmospheric pressure means partial pressure of oxygen also decreases. It is less than at the ground level. जब भी आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे पहुंचते हो ऊपर माउंटेन्स पे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और जब कम होता है तो हमारे पास ऑक्सीजन डिसॉल्व भी कम होगी और जब ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो या तो मैं यूज करूं इस ऑक्सीजन सिलेंडर को, हैंडी ऑक्सीजन सिलेंडर और एनी अदर ऑक्सीजन सिलेंडर, तब तो ठीक है। But if I'll not be able to, it leads to the disease known as anoxia, known as anoxia। और याद कराऊं anoxia जो हमारे पास है उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है and the person is not able to think properly, person ढंग से सोच नहीं पाता and may become unconscious also, कई बार unconscious हो जाएगा, गिर पड़ेगा वो, ये भी एक उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमें जो है इससे भी उसे बचाना होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं एट हाई ऑल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन जनरली डिसॉल्व नहीं होती हमारे ब्लड में क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, तो हम इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यूज करते हैं या फिर हम जो है वहां पर बेसिकली हमें अवॉइड करना पड़ता है इस चीज को। क्लियर अप टू दिस? सो दीज आर द एप्लीकेशंस और मैंने बताया कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में क्या आएंगे। एक तो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड या थ्योरेटिकल एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, और अभी जो हमने टॉपिक किया जो गैस एंड लिक्विड वाला किया इसमें हमारे पास टॉपिक में पूछा जाता है एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ में एप्लीकेशंस जरूर पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं लास्ट ईयर प्री बोर्ड के एग्जाम में हमारे पास एनोक्सिया और ये जो दूसरा एप्लीकेशन इससे पहले स्कूबा डाइवर्स वाला करा वो एप्लीकेशन, एंड ये दोनों के दोनों प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी थे, उससे पहले लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में भी थे। तो हमारे पास हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बट राइट नाउ वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ द टॉपिक्स। सो आज जो है हम इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करेंगे सो दैट हम जो है अगली बार इसके ऊपर फर्दर डिस्कस कर सकें। और आपके लिए जो होम असाइनमेंट है वो हमारे पास इंटेक्स के अंदर जो आप बुक देखेंगे एनसीईआरटी की उसके अंदर 2.1 से लेकर के 2.5 तक इंटेक्स क्वेश्चंस गिवन है, न्यूमेरिकल्स है जो हमने टॉपिक किए थे उस पे आप करके देखिए। और जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो स्ट्रेट अवे इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट दे कैन गेट द होम असाइनमेंट एंड डू इट एट होम। और जब भी हमारी नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास होगी तो उस केमिस्ट्री क्लास में आप करके आइए। आपका जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हो वो डाउट आप बताइए
और जो हमारे को पैनलिस्ट थे राजीव सर, वो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और एंड टॉपिक विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर था। लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास में और भी इससे ज्यादा हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात है, वो शुरू हो जाएगी, एंड विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? सो टिल देन बाय। और आज का टॉपिक यही समाप्त, and thank you very much to all and have a nice day today. Friends, you can look at the chats as well. Yes, all of you, please poll for this session also, whether you have understood the topic or not, so that we'll move further. Yes, thank you very much to all. Harpreet, fantastic session. Thank you very much, Yes, sir. sir. Thank you, sir. हरप्रीत सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा. Thank you, sir. Brilliant, sir, brilliant. Thank you, sir. So shall we leave? Kindly wait. You can leave, you may leave, but kindly wait and have a look at the chat. Fine. Thank you, sir. Kindly have a look at the chat. It will be motivating, and some thought may emerge when you're asking something. Sure, sir. Somebody is asking about helium now. Helium basically dilutes the nitrogen concentration. Very nice. Some of these you can answer while they're still going around thanking and all. कमाल कर दीप्ता सिंह. Thank you, sir. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. कमाल कर दीप्ता सिंह. Indeed, sir, it was brilliant session. बहुत बढ़िया. 98% are giving. Did you understand rating? Yes. Yes. Thank you, sir. Yeah, very nice. Amazing. This is going to be transformational. Thank you, sir. It is also motivating me also. Yes, that's the reason I say, wait. Look at the chat. Give you a lot of, the chat gives the most insight. Yes, these comments are increasing my morale right now.